नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेप नोवर चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि ये जो चैप्टर है नंबर 5 है, इससे पहले के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इसको आपने पूरा देख लिया होगा। क्योंकि अगर आपने कोई लेक्चर छोड़ दिया है तो पहले उसको पूरा कर लीजिए, इसके बाद ही आप इस लेक्चर पे आइए। क्योंकि इतिहास कोई अलग अलग चैप्टर का संग्रह नहीं है, इतिहास एक कहानी है। जिस प्रकार कोई फिल्म 20 से देखने पे समझ नहीं आती है, उसी प्रकार यदि आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर छोड़ देंगे तो आगे की बातें आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी आपसे केवल फैक्ट नहीं पूछेगी, यह देखेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है। तो एक अधिकारी बनने के लिए सबसे ज़रूरी है रटना नहीं है, ठीक है, और समझना है। जब आप कहीं पर भी किसी ज़िले के अधिकारी होंगे या कोई अधिकारी होंगे तो किसी समस्या का समाधान करेंगे, तब कोई किताब आपके सामने नहीं होगी, वहाँ आपकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री को याद मत कीजिए, हिस्ट्री को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले पिछले चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? बरियल्स और वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक नया काल शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड। और मैंने उस समय आपको डायग्राम बना के भी समझाया था कि सबसे पहले क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद क्या आया? वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड के बाद वैदिक पीरियड को हमने कितने भागों में बांटा था? एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब ये किसके बीच का समय है? 1000 BCE, यानी कि यहाँ पे क्या है? आयरन की डिस्कवरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है? आयरन की डिस्कवरी। अब वैदिक काल को 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया? तो इसका जो है आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन दोनों समयों में समाज बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें लोगों का जीवन एक अलग प्रकार का था, और लेटर वैदिक पीरियड में समाज पूरी तरीके से क्या था? बदल चुका था। तो दोनों के बीच सबसे बड़े परिवर्तन किस कारण आया था? किसकी खोज के कारण आया था? आयरन की खोज के कारण, जो कि 1000 BCE के लगभग हुई थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? समाज की दिशा बदलनी शुरू हो गई थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड को क्या बोला जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में। तो अर्ली वैदिक पीरियड, इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक पीरियड। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कैसे जानते हैं? तो आपको मैंने बताया था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कैसे जानते हैं? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद को क्या है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें उस समय के लोगों के जीवन, समाज, पशुपालन, युद्ध, धार्मिक विचार और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसी कारण अर्ली वैदिक पीरियड को क्या है? ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। अब लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी कहाँ से मिलती है? लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, इन ग्रंथों से हमें उस समय के समाज, यज्ञ, धार्मिक नियम, सामाजिक व्यवस्था
और राजनीतिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। अब अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी? अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी कि उस समय के लोगों को क्या कहा जाता था? उस समय के लोगों को क्या कहा जाता था? जन। और जन का अर्थ है लोगों का एक समूह। क्या अर्थ है? लोगों का एक समूह। ठीक है, तो यह कोई बड़ा राज्य नहीं था, ना कोई विशाल राजधानी, ना कोई स्थायी सेना, ना कोई विशाल प्रशासन। समाज अभी इतना जटिल नहीं हुआ था। उस समय का राजा कैसा होता था? तो वह राजा वैसा नहीं था जैसे हम इतिहास में देखते हैं। इसके पास बड़ी सेना नहीं होती थी, विशाल महल नहीं होते थे, स्थायी प्रशासन नहीं होता था। राजा मुख्यतः लोगों का क्या करता था? नेतृत्व करता था। समाज छोटा था, जनसंख्या कम थी, इसलिए शासन भी क्या था? सरल था। उस समय लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो किसी भी समाज को समझने के लिए क्या है? उसकी इकोनॉमी को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो खेती नहीं थी, व्यापार नहीं था, मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और पशुपालन में क्या था? गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास अधिक पशु होते थे वह अधिक संपन्न माना जाता था। इसलिए उस समय गाय केवल पशु नहीं थी, वह आर्थिक शक्ति का क्या थी? एक प्रतीक थी। अब क्या है? बदलाव शुरू होता है, लेकिन इतिहास क्या है? पहले जैसा कभी नहीं रहता। वह क्या है? बदलता रहता है, समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो राजनीति भी बदलती है। तो लगभग 1000 BCE के आसपास क्या होता है? लोहे की खोज होती है। ठीक है, क्या होती है? लोहे की खोज। अब यहीं से भारतीय इतिहास क्या है? एक नए मोड़ पे पहुंचता है। प्रश्न उठता है कि आखिर लोहे की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्या केवल एक धातु मिलने से पूरा समाज बदल गया? तो अब यही है कि लोहे के प्रयोग ने कैसे खेती को बदल दिया, खेती ने अर्थव्यवस्था को कैसे बदला, अर्थव्यवस्था ने राजनीति को बदला, और राजनीति ने जन को जनपद में बदल दिया। तो चैप्टर 5 का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आयरन रेवोल्यूशन, लेटर वैदिक पीरियड, जन से जनपद, राजा की शक्ति और अश्वमेध यज्ञ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5। क्या था यहाँ पर? राजाओं और प्रारंभिक गणराज्य। ठीक है, तो अब क्या था कि लौह क्रांति, जन से जनपद और अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो पिछले जो भी था हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड क्या था? बहुत सरल था। लोग जन के रूप में रहते थे, उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या थी? पशुपालन। और राजा भी बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होता था। लेकिन इतिहास में कोई भी व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। समय के साथ सब क्या है? समाज भी बदलता है, अर्थव्यवस्था भी बदलती है, और उसके साथ साथ राजनीति भी बदल जाती है। तो उसी परिवर्तन को आज हम देखेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर आज से ट्रैक्टर, मशीनें और आधुनिक कृषि के उपकरण गायब हो जाएं तो क्या खेती पहले जैसी रहेगी? तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ऐसे ही क्या था? पहले था। तो लोहे का जो प्रयोग है वो इसी तरीके से था कि लोहे की खोज जो है ना, वो केवल एक धातु की खोज नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांतियों में से एक थी। पहले खेती कैसे होती थी? तो लोहे के आने से पहले लकड़ी के हल का उपयोग करते थे लोग। तो लकड़ी का हल जो है कठोर भूमि को अच्छी तरीके से क्या है? अच्छी तरीके से जोत नहीं पाता था। तो घने जंगलों को काटना भी क्या होता था? मुश्किल होता था। इसी कारण क्या है? खेती सीमित थी और उत्पादन भी कम होता था। तो लोहे ने क्या बदला?
तो लोहे का जब उपयोग शुरू हुआ तो क्या हुआ, लोहे के हल बनना शुरू हुए। ठीक है, क्या बनना शुरू हुए, लोहे के हल। अब लोहे के जब हल बनना शुरू हुए, कुल्हाड़ी बनना शुरू हुई और अन्य जो है कृषि के उपकरण बनने शुरू हुए। तो दो परिवर्तन हुए। दो परिवर्तन क्या हुए, पहला परिवर्तन हुआ कि जंगल जो है वो तेजी से साफ हुए और नई भूमि उपलब्ध होने लगी खेती के लिए। ठीक है, जंगल तेजी से साफ हो गए और नई भूमि अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, दूसरा परिवर्तन हुआ कि लोहे के हल से जो है भूमि अधिक गहराई तक जोती जाने लगी। तो भूमि जो है अधिक गहराई से जोती जाने लगी। ठीक है, और खेती का उत्पादन पहले की तुलना में क्या है, बहुत अधिक बढ़ गया। तो अब क्या है, जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास आवश्यकता से अधिक अनाज बचने लगा। इसको हम क्या बोलते थे, सरप्लस प्रोडक्शन। अब जब किसी समाज के पास अतिरिक्त उत्पादन होता है तब वहाँ क्या होता है, व्यापार शुरू होता है। कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग व्यापार करने लगे, कुछ शिल्पकार बन गए। समाज पहले से अधिक जटिल होने लगा और अब जन से जनपद हो गए। जैसे अब सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आता है कि पहले लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिनको जन कहते थे। तो जन किसको कहते थे, छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, जन। जब खेती बढ़ी तो लोग स्थायी रूप से बसने लगे। ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार स्थापित होने लगा। तो अब केवल लोगों का समूह क्या है, महत्वपूर्ण नहीं रहा, अब भूमि भी क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। इसी कारण जो है जन बदलकर क्या हो गए, जनपद हो गए। जन बदलकर क्या हो गए, जनपद। अब क्या है, जन का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ क्या होता है, स्थान। तो जहां कोई जन बसता था वही क्या कहलाता था, जनपद। तो यही कारण है कि इतिहासकार लेटर वैदिक पीरियड को जनपदों का प्रारंभिक काल क्या है मानते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड को क्या मानते हैं, जनपदों का प्रारंभिक काल। ठीक है, अब राजा की शक्ति क्यों बढ़ी, सबसे बड़ा प्रश्न। अगर समाज बड़ा हो जाए, खेती बढ़ जाए, धन बढ़ जाए तो क्या राजा पहले जैसा साधारण रह जाएगा, नहीं। अब राजा को लोगों की रक्षा करनी थी, भूमि की रक्षा करनी थी, उत्पादन की रक्षा करनी थी, सीमाओं की रक्षा करनी थी। इसलिए अब राजा की शक्ति क्या हो गई, बढ़ने लग गई। अब राजा जो है अलग दिखाई देने लगा। प्रारंभिक वैदिक काल का जो राजा था वो समाज का एक सामान्य नेता होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। उसके सम्मान के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाने लगे। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध था अश्वमेध यज्ञ। क्या था, अश्वमेध यज्ञ। अब यूपीएससी इस विषय पे क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछती है कि अश्वमेध यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान था या ये एक राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन भी था। तो अब देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कैसे होता था। तो राजा क्या है, एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता था। यह घोड़ा सैनिकों के साथ विभिन्न राज्यों की सीमाओं में घूमता था। अब दो परिस्थितियां बनती थी। पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति। पहली परिस्थिति क्या थी कि यदि किसी दूसरे राजा ने घोड़े को नहीं रोका
तो इसका अर्थ था कि वह उस राजा की श्रेष्ठता स्वीकार कर रहा है, अर्थात वह उसकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। दूसरी स्थिति क्या थी कि यदि किसी राजा ने घोड़े को रोक लिया तो इसका अर्थ था कि वह चुनौती दे रहा है। अब दोनों राज्यों के बीच क्या होता था, युद्ध होता था। जो राजा युद्ध जीतता था वह अधिक शक्तिशाली माना जाता था। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि राजनीतिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। तो अश्वमेध यज्ञ में कौन कौन उपस्थित रहता था? सबसे पहले राजा, जो देख लेते हैं, सबसे पहले कौन रहता था? राजा। तो वो पूरे अनुष्ठान का केंद्र क्या होता था? राजा। उसके लिए विशेष सिंहासन बनाया जाता था। राजा पूरे यज्ञ का मुख्य पात्र होता था। दूसरा क्या होता था? पुरोहित। यज्ञ की संपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया पुरोहित संपन्न कराते थे, मंत्रों का उच्चारण भी वही करते थे। तीसरा होता था सारथी। सारथी, राजा का सारथी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था क्योंकि युद्ध में राजा के साथ वही रहता था, इसलिए वह राजा की वीरता का वर्णन करता था। रानी और राज परिवार। राजा की रानी तथा परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में क्या लेते थे? भाग लेते थे। उसके अलावा सामान्य लोग भी वहां पर उपस्थित रहते थे। वे राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। अनाज, पशु, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भेंट की जाती थी। शूद्रों को अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो शूद्र जो थे उनको अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यह तथ्य उस समय की सामाजिक व्यवस्था को भी दर्शाता है। तो इतिहास, ये ध्यान रखिए, हमेशा इतिहास को केवल घटनाओं के रूप में मत पढ़िए। हमेशा ये समझिए कि कोई घटना क्यों हुई। अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोगों को केवल यज्ञ करना था। अश्वमेध यज्ञ इसलिए हुआ क्योंकि राजा को अपनी शक्ति पूरे समाज के सामने सिद्ध करनी थी। तो यह परिवर्तन सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। जब समाज समृद्ध हुआ तब राजनीति भी शक्तिशाली हुई, और जब राजनीति शक्तिशाली हुई तब राजा की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध जैसे अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया। अब क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? अब हमने देखा था कि लोहे की खोज के बाद खेती का विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा, जनपद में बदल गए और राजाओं की शक्ति पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। अब प्रश्न उठता है कि समाज जब बदल रहा था, अर्थव्यवस्था बदल रही थी और राज्य शक्तिशाली हो रहे थे, तो क्या समाज की संरचना भी बदल रही थी? बिल्कुल बदल रही थी। यहाँ से उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है, क्या? वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कैसे होता है? तो ऋग्वैदिक काल में समाज क्या था? सरल था। लोगों के बीच कार्यों का विभाजन तो था, लेकिन कठोर सामाजिक वर्गीकरण दिखाई नहीं देता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज अधिक जटिल हो गया। खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, धन बढ़ा, राज्य बड़े हुए और समाज को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलने लगा। इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी मुख्य रूप से हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलती है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक नियमों और विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। अब 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मण क्या थे? इनका मुख्य कार्य क्या था? वेदों का अध्ययन करना। क्या था? वेदों का अध्ययन।
दूसरों को शिक्षा देना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना, मंत्रों का उच्चारण करना, धार्मिक ज्ञान का संरक्षण करना। यानी पूरे समाज में धार्मिक गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से क्या करते थे? ब्राह्मण करते थे। अब क्षत्रियों का क्या काम था? तो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे, क्षत्रिय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका मुख्य कार्य था राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना, प्रजा की सुरक्षा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो यही कारण है कि अधिकांश राजा क्षत्रिय माने जाते थे। अब वैश्य क्या था? तीसरा वर्ण। तो वैश्य समाज की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से इन्हीं पे आधारित थी। ये लोग क्या करते थे? खेती, पशुपालन, व्यापार। यानी कि उत्पादन और व्यापार दोनों में वैश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब चौथा वर्ण था शूद्र। तो इनका मुख्य कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना माना गया। किसकी? तीनों की सेवा। तो वास्तव में जो समाज के अनेक आवश्यक कार्य थे इन्हीं के द्वारा किए जाते थे, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के स्तर पर इन्हें सबसे नीचे रखा गया। अब कौन यज्ञ कर सकता था? तो ब्राह्मण क्या थे? यज्ञ को संपन्न कराते थे, लेकिन यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं था, क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ कर सकते थे। तो ब्राह्मण यज्ञ के पुरोहित होते थे, जबकि क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ के सहभागी हो सकते थे। अब शूद्रों पे प्रतिबंध क्यों लगाया? तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है कि शूद्रों को अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि विशेष रूप से अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों में उनकी भागीदारी नहीं थी। यही कारण है कि बाद के समय में इस व्यवस्था की आलोचना भी हुई। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या वर्ण जन्म के आधार पर था? तो समय के साथ कुछ पुरोहितों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होगा। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा है तो वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय में जन्मा है तो वह क्षत्रिय होगा। तो इसी प्रकार अन्य वर्ण भी जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। यहीं से सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। समय के साथ कुछ समुदायों को समाज से अलग भी किया जाने लगा। कुछ लोगों को अस्पृश्य कहा गया। इनमें ऐसे लोग शामिल किए गए जो शिकार करते थे, जंगलों से वस्तुएं एकत्र करते थे, मृतकों के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्य करते थे, या अन्य ऐसे व्यवसाय करते थे जिन्हें उच्च वर्गों द्वारा सम्मानजनक नहीं माना जाता था। तो यह सामाजिक विभाजन के बाद के भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या बन गया। अब वर्ण व्यवस्था की आलोचना क्यों हुई? तो वर्ण व्यवस्था की पहली आलोचना क्या थी कि कुछ लोगों ने कहा कि मनुष्य की श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से निर्धारित होनी चाहिए। दूसरी आलोचना थी कि लोगों ने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं, केवल जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता। तीसरी आलोचना क्या है? कुछ लोगों ने यह भी कहा यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे किसी भी प्रकार का कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, केवल जन्म के कारण अवसर सीमित नहीं होने चाहिए। और चौथी आलोचना थी धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा पर केवल कुछ लोगों का अधिकार होना उचित नहीं है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हुआ। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा और यज्ञ का, क्षत्रिय का था रक्षा और शासन का, वैश्यों का था खेती, पशुपालन और व्यापार का, शूद्रों का था अन्य वर्णों की सेवा। तो समय के साथ क्या है, जन्म आधारित व्यवस्था मजबूत हुई। बाद में इस व्यवस्था की आलोचना भी हुई क्योंकि यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध मानी गई। अब इतिहास पढ़ते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य अतीत की व्यवस्थाओं को समझना है, वे कैसे बनी, कैसे बदली और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। अब इतिहास का अध्ययन हमें अतीत को समझने में मदद करता है ताकि हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से जान सकें। अब अगले भाग में हम जनपद, उनकी विशेषताएं, प्रमुख उत्खनन स्थल तथा पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) संस्कृति को विस्तार से समझेंगे।